हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नोग्रेशन पर। और आज हम सोल्व करने वाले हैं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 2। तो प्रैक्टिस सेट 1 हमारा पिछली बार हो गया था, तो आज हम प्रैक्टिस सेट 2 का सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले मैं आपको इसके प्रत्येक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 27,225 का वर्गमूल क्या होगा। तो 27,225 रुपये का हमारे पास वर्गमूल रखा है हमारे पास। तो या तो आप इसे ऐसे गुणा करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत लंबा मेथड बैठ जाएगा। तो हम इसे पहले इसके गुणनखंड में बांट लेते हैं। तो 27,225 को हम गुणनखंड में बांटेंगे। तो लास्ट में 5 दे रखा है, यानी कि ये 5 से कटेगा। तो 5 से हम इसे काट के देख लेते हैं। तो 5 5 25 और 2 बच गए। तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 5 25। इसे 5 से दोबारा काट लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 गम 5 और 0, 5 8 40 और 5 9 45। तो अब हम इसे किससे काटें, इसे 3 से काट कर देख लेते हैं। तो 3 से 3 3 9, 3 6 18, 3 3 9। एक बार और 3 से काट लेते हैं हम इसे। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 3 गम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो इस प्रकार से इसके गुणनखंड जो आए हैं ये आए हैं 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 11 गुना 11। तो अब हम इनका एचसीएफ ले लेंगे। तो एचसीएफ लेके 5 में से एक 5 ले लेंगे, 3 गुना 3 में से एक 3 ले लेंगे और 11 गुना 11 में से एक 11 ले लेंगे। तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 5 से 15 की 11 से गुणा करेंगे तो आएगा 165। तो यही हमारा आंसर है। तो आप इसे गुणा करके ज़रूर देखिएगा कि 165 गुना 165 कितना आता है। आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि शुरू में ही आप इनकी गुणा करके देख सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो ये शुरू में दे रखा है। बाई चांस ये यहाँ पर लास्ट में दिया होता तो पहले आप ये तीनों सॉल्व करते, उसके बाद आपको ये सॉल्व करना पड़ता, तो ये काफ़ी लंबा मेथड बैठ जाता। तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, यदि एक राशि पर साधारण ब्याज इसके मूलधन के 4/9 के बराबर है, यदि दर का प्रतिशत और समय दोनों संख्यात्मक रूप से समान है तो उनका मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रतिशत और जो दर है और जो समय है इनका संख्यात्मक मान बराबर दे रखा है, यानी कि दोनों संख्यात्मक रूप से समान है। तो देखते हैं हम। तो हमें क्या रखा है कि साधारण ब्याज इसके मूलधन के 4/9 के बराबर है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है वो प्रिंसिपल के 4/9 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट और जो मूलधन है इसका रेशियो आ गया 4/9। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो हमारे पास यहाँ पर रेट क्या दे रखी है 4x, इसे हम x मान लेंगे यहाँ पर, और यहाँ से देखा हमें 9x। रेट और टाइम हमारे पास सेम है तो हम इसे k मान लेते हैं। तो हमारे पास रेट भी k है और टाइम भी हम k है अपॉन 100। तो यहाँ से x से x कट गया तो k² बराबर कितना आ गया हमारे पास 400 अपॉन 9। तो यहाँ से k का मान निकाल लेते हैं। k का मान कितना आ गया हमारे पास 20/3। तो इस प्रकार सोल्व करने पर आएगा 6 सही 2/3 और यही हमारा आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे दे रखा है हमारे पास 240 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को 300 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय पत्ती के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 336 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 20% का लाभ हो। तो यहाँ पर एलिगेशन मेथड लगेगा। तो पहले हम यहाँ पर इसका जो बेची गई चाय है इसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो कितने में बेचा हमने 336 रुपये में बेचा, और कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा 20% लाभ पर बेचा है। 20% का मतलब हो गया हमारे पास 1/5, यानी कि 5 से 1 का लाभ कमाया है। तो कितने पर बेचा है 6 पर, लेकिन बेचा कितने पर है 336 पर। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकल जाएगी 336 अपॉन 6 इंटू 5। क्रय मूल्य निकालना है ना हमें, तो यहाँ से इसे काट देंगे। तो 6 पंजे 30 और 6 6 36, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 280। तो जो बेची गई चाय का क्रय मूल्य है ये आ गया हमारे पास 280। अब हम इसमें एलिगेशन मेथड लगाएंगे। तो पहली चाय का मूल्य कितना है 240 रुपये पर केजी, और दूसरी चाय का है हमारे पास 300 रुपये पर केजी। और हमने
जो बेची गई चाय का मूल्य है उसका क्रय मूल्य निकाला है अभी, कितना आया है 280। तो अब हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 40। तो किस अनुपात में मिलाया हमने, 1:2 के अनुपात में मिलाया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें हमने कुछ नहीं करा, जो हमारे पास यहाँ पर 336 रुपये में जो बेचने वाली हमारी चाय थी, इसका हमने क्रय मूल्य निकाल लिया कि हमने इसे कितने रुपए में ख़रीदा होगा। तो 20% लाभ पर हमने इसे बेचा था, यानी कि कितने में बेचा था, 6 में नहीं बेचा था हमने। जो इसकी डिजिट थी ये थी हमारे पास 336। तो यहाँ से हमने 56 निकाल लिया, इसकी 5 से गुणा करके हमने इसका क्रय मूल्य निकाल लिया। इसके बाद हमने इसमें एलिगेशन मेथड लगा दिया। यहाँ से 240 दे रखा है, एक 300 रुपये प्रति किलोग्राम की रेट की चाय दे रखी है और इसमें 280 से निकाल के हमने इनका रेशो निकाल लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है और उनकी बचत का अनुपात 2:3 दे रखा है और ए और बी क्रम से 35,400 और 48,600 रुपये व्यय करते हैं, तो बी और ए की आय के बीच का अंतर निकालना है हमें। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आपके पास 10 रुपये है, आपने उसमें से 8 रुपये खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने बचे, आपके पास 2 रुपये बचे। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा कि ए और बी की आय का अनुपात दे कितना रखा है, इनकी आय का अनुपात दे रखा है हमारे पास 5:7। ठीक है, तो हम इसे 5x और 7x मान लेते हैं। तो इस प्रकार से 5x माइनस ए ने व्यय कितना करा 35,400 अपॉन बी की आय कितनी है हमारे पास 7x माइनस बी ने व्यय कितना करा 48,600। तो इस प्रकार से जो हमारे पास ये बचत का अनुपात आ गया और बचत का अनुपात है कितना 2/3। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके आ गया हमारे पास 5 से 15 माइनस यहाँ से आ जाएगा, हम इसकी गुणा करेंगे, ये आएगा 106। इसके बाद हम इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 7 दूनी 14 माइनस 6 दूनी 12 का 2 हासिल को 1, 8 दूनी 16 और 1 17 हासिल को 1, ये आ जाएगा हमारे पास 97,200। अब हम इसे इधर ले आएंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x इक्वल टू, जब हम इसमें से इसे घटाएंगे तो ये आएगा हमारे पास 9000। इसने कहा है कि ए और बी की आय के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो ए और बी की आय का अंतर क्या है 2x, तो हम x की वैल्यू इसमें रख देंगे 9000। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 18,000। तो 18,000 हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x माइनस 1/2x इक्वल टू 5। तो हमें वैल्यू निकालनी है 8x³ माइनस 1/8x³ की। आप एक फॉर्मूला याद रखिए, यदि हमारे पास x माइनस 1/x इक्वल टू n दे रखा है तो यहाँ से x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू होता है n³ प्लस 3n। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास दे रखा है 2x माइनस 1/2x इक्वल टू 5। तो हमें वैल्यू निकालनी है 8x³ माइनस 1/8x³ की। तो ये इसका क्यूब ही है, तो यहाँ पर यही फॉर्मूला लगेगा। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर, तो 5 का क्यूब माइनस प्लस, अगर यहाँ पर माइनस दे रखा है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और 3 × 5 तो यहाँ से आ जाएगा 125 प्लस 15 कितना आ जाएगा हमारे पास 140। तो इसमें कुछ नहीं करना था, सीधा फार्मूला लगाना था। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप इसे कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, आनंद और अंकुर क्रम से 20 मीटर प्रति सेकंड और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं। 1000 मीटर की दौड़ में कौन जीतेगा और जब विजेता दौड़ पूरी करेगा तब हारने वाले द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, आनंद जो अपनी चाल चल रहा है ये दौड़ रहा है 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, और अंकुर जो है यहाँ पर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है। तो हम इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम इसमें 5/18 से गुणा करेंगे। तो ये अंकुर किस स्पीड से दौड़ रहा है, तो ये दौड़ रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो एक क्वेश्चन का तो हमारे पास आंसर आ गया कि इसने कहा था कि 1000 मीटर की दौड़ में कौन जीतेगा, तो इसमें तो आनंद ही जीतेगा। तो ना तो ये हमारे पास ये ऑप्शन हो सकता और ना ये हो सकता। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, या तो ये हो सकता है
या ये फोर्थ वाला हो सकता है। तो अब इसने कहा है कि 1000 मीटर की दौड़ में कौन जीतेगा, और जब विजेता दौड़ पूरी करेगा, तो पहले हम देख लेते हैं कि विजेता दौड़ पूरी कितने समय में कर रहा है। तो 1000 मीटर है और विजेता जो है हमारे पास वो आनंद है, और ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, यानी कि कितने सेकंड में ये पार करेगा, 50 सेकंड में। अब इसने कहा है कि हारने वाला तय की गई दूरी क्या होगी, यानी कि जो उसकी दूरी है वो कितनी होगी। तो जो हारने वाला है वो कौन है, अंकुर है। तो अंकुर की जो दूरी होगी, तो दूरी का फॉर्मूला कितना होता है, तो दूरी बराबर चाल कितनी है, 5 मीटर सेकंड गुना समय कितना है, 50 सेकंड। तो कितना चलेगा ये, 250 मीटर चलेगा। तो हमारे पास ये फोर्थ आंसर आ जाएगा कि आनंद तो इसमें रेस जीत रहा है और हारने वाला 250 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आपको तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करके बता दूंगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, राम ने कुल अंकों के 46% अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। श्याम ने कुल अंकों के 54% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण अंकों से 40 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो उत्तीर्णांक अंक ज्ञात कीजिए, यानी कि जो पासिंग मार्क्स है वो कितने हैं। तो पहले मैं इसको आपको बेसिक मेथड से समझाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा इसकी, वो इसमें मतलब काम करेगी ही करेगी। तो चलिए पहले हम इसे बेसिक मेथड से बताता हूँ मैं आपको। तो हमने मान लिया कि जो पासिंग मार्क्स है वे x है। तो सबसे पहले जो राम ने यहाँ पर अंक प्राप्त किए हैं, ये इसके 46% अंक प्राप्त किए हैं कुल अंकों का। तो कुल अंक हमारे पास x है, तो इसका 46% अंक प्राप्त किए हैं और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, इसका मतलब क्या है कि अगर वह 40 अंक और लिया था तो वह पास हो जाता। इसी प्रकार से जो श्याम ने कुल अंकों के 54% अंक प्राप्त किए हैं, तो कुल अंक हमारे पास x, तो इसके 54% अंक प्राप्त करे हैं और उत्तीर्ण अंक से 40 अंक अधिक प्राप्त करे हैं। तो अगर मैं यहाँ से 40 माइनस कर दूँ तो इसके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास बराबर आ गया। तो यहाँ से देख लेते हैं हम, जब हम इसे इधर ले आएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 54x अपॉन 100 माइनस 46 अपॉन 100 इज इक्वल टू, इसे इधर ले जाते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 80। अब हम इसमें से इसे घटाएंगे तो हमारे पास आ गया 8x अपॉन 100 अपॉन 80। इस 8 में से इसे घटाया 10, तो जो हमारे पास पासिंग मार्क्स आ गए ये आ गए, x की वैल्यू जो आ गई हमारे पास ये आ गई 1000। अब हमें निकालने हैं उत्तीर्ण अंक। ये तो हमारे पास आ गए कुल अंक, x की वैल्यू। तो अब हम राम से ले लेते हैं। तो राम ने कुल अंकों का 46% अंक प्राप्त किए थे, यानी कि कुल अंक कितने हैं हमारे पास 1000, इसका 46% अंक प्राप्त करें यानी कि कितने 460, और तब वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया था, यानी कि अगर वह 40 अंक और लिया था तो वह पास हो जाता। तो जो हमारे पास पासिंग मार्क्स है ये हैं 500। तो ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें हमने कुछ नहीं करा, सबसे पहले हमने इसमें टोटल अंक निकाल लिए। तो टोटल अंक हमारे पास x है, तो राम ने 46% अंक प्राप्त करे थे और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया था, यानी कि अगर वह 40 अंक और लिया था तो वह पास हो जाता। इसी प्रकार से हमने श्याम का निकाल लिया। तो इन दोनों को जो कुल अंक है वो बराबर हो गए यहाँ से। इसके बाद हमने इसे सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पर कुल अंक आ गए हमारे, और इसके बाद हमने राम की प्रॉपर्टी ले गए यहाँ पर पासिंग मार्क्स इसके निकाल लिए। ये तो था हमारा लॉन्ग मेथड। तो इससे आप पेपर में करोगे तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा। तो अब मैं आपको इसका शॉर्ट मेथड बताता हूँ। तो हमारे पास दे रखा है कि राम ने कुल अंकों का 46% अंक प्राप्त करा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर राम के मार्क्स लिख लेंगे। तो राम ने 46% अंक प्राप्त करे हैं और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया राम। इसी प्रकार से श्याम ने 54 अंक प्राप्त करे हैं और वह 40 अंक अधिक लाता है। ठीक है। तो अगर अब हम इसमें से इसे माइनस कर दें और यहाँ पर भी हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 8% इज इक्वल टू -80। तो यहाँ से प्लस प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकालते हैं, कितने आ जाएगी 80/8 और परसेंटेज का 100, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 10। तो ये आ गया हमारे पास कुल मार्क्स 100। अब हम राम का निकाल लेंगे कि राम ने कुल मार्क्स का 46% अंक प्राप्त करा था
तो कितना प्राप्त करा था हमने 460, और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया था, यानी कि अगर 40 अंक और लिया था तो वह पास हो जाता। तो पासिंग मार्क्स हमारे पास कितने हैं 500। तो ये काफ़ी अच्छा मेथड है, आप इसी से सॉल्व करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, 3 साझेदार ABC एक व्यवसाय को 26,000, 34,000 और 10,000 रुपये निवेश करते हैं, तो 17,500 रुपये के कुल लाभ में से C का हिस्सा हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास A, B और C की वैल्यू कितनी दे रखी है। A 26,000 रुपये निवेश करता है, B 34,000 रुपये निवेश करता है और C यहाँ पर 10,000 रुपये निवेश करता है। तो जो इनका लाभ होगा वो इनके जो इन्होंने निवेश करा है उसी के अनुपात में बटेगा। तो यहाँ से हम इनका रेशो निकाल लेते हैं, यहाँ से 3 3 जीरो हटा लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 13, यहाँ से आ जाएगा 17 और यहाँ से आ जाएगा 5। इसने कहा है कि कुल लाभ जो है वो 17,500 है। तो कुल लाभ कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से 35, इन सबको जोड़ लेंगे यहाँ से। तो 35 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 17,500 अपॉन 35। अब हमें निकालना है C का हिस्सा। तो C का हिस्सा कितना है 5, तो 5 से इसकी गुणा कर देंगे, यहाँ से काट देंगे 5 7 35 और 7 से काट देंगे 7 2 14, 7 5 35। तो कितना हिस्सा आ गया हमारे पास 2500 रुपये। तो ये हमारे पास आंसर। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, एक भिन्न का अंश इसके हर से 5 अधिक है। यदि अंश में 17 की वृद्धि और हर में 6 की कमी कर दी जाए तो उसका अंश उसके हर का 4 गुना हो जाता है। तो भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग हमें ज्ञात करना है। तो आप इसे पहले खुद से सोल्व करके देखिएगा, उसके बाद आप इसे सॉल्यूशन देखेगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जिस प्रकार से ये कहता जा रहा है हम उसी प्रकार से प्रोसीजर जो है फॉलो करते जाएंगे। तो इसने कहा है कि एक भिन्न का अंश इसके हर से 5 अधिक है। तो एक भिन्न का अंश इसके हर से 5 अधिक है, तो हर हमने मान लिया x है, तो अंश कितना होगा x + 5। तो यह हमारे पास एक भिन्न बन गई। अब इसने कहा है कि यदि अंश में 17 की वृद्धि कर दी जाए, तो हमने अंश में 17 की वृद्धि कर दी और हर में 6 की कमी करी जाए, तो हर में 6 की कमी कर दी जाए तो अंश इसके हर का 4 गुना हो जाता है। तो अंश जो है इसके हर का 4 गुना हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसे देख लेते हैं। यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। x प्लस यहाँ से आ गया 22 अपॉन x - 6 = 4x अपॉन x, यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x + 22 = 4x - 24। इसे हम इधर ले जाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 3x = यहाँ से 46। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 46/3। ठीक है, तो अब हम x की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 46/3 + 5/46/3। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा हमारे पास 46 + 15/3/46/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास जो भिन्न आ गई ये आ गई 61/46। ठीक है, तो 61/46 जो है हमारे पास इसकी भिन्न बनी है। अब इसने कहा है कि भिन्न और इसके व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है। तो आपको ये समझ आ गया होगा, तो इसे यहाँ से मैं हटा देता हूँ ताकि हमें जगह मिल जाए सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से हमारे पास भिन्न है 61/46 और इसका व्युत्क्रम कितना होगा 46/61। तो इनका योग ज्ञात करना है। तो अब आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। तो इसे सोल्व करके जो आपके पास आंसर आएगा ये आएगा 5837/2806। तो आप इनका एलसीएम लीजिएगा, फिर 61 की गुणा इसमें और 46 की गुणा इसमें, और उनको जो प्लस करके आएगा ये आएगा 5837/2806। तो इस प्रकार से आपका आंसर निकलेगा। तो आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है जितनी अधिक होगी ये क्वेश्चन उतनी ही जल्दी सॉल्व होगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, एक निश्चित राशि 10% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों में 29,282 रुपये हो जाती है जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है।
समान राशि और समान दर पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर दे रखा है हमें कि 10% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों में जो राशि हो रही है, यानी कि जो हमारा अमाउंट आ रहा है ये आ रहा है 29,282। तो हमारे पास रेट कितनी दे रखी है 10%, तो इसके फ्रैक्शन में निकाल लेंगे हम। तो पहले साल हमारे पास जो राशि हो रही है वो 10 से 11, फिर इसके अगले साल 10 से 11, फिर अगले साल 10 से 11 और फिर अगले साल 10 से 11 हो रही है। तो अगर हम इसे गुना करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 10,000 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, जब हम इसे सोल्व करेंगे इसकी गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 14,641 और हमारे पास जो ये अमाउंट दे कितना रखा है, ये अमाउंट दे रखा है हमारे पास 29,282। तो 29,282 तो इसका 2 गुना है, तो ये भी इसका 2 गुना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास प्रिंसिपल आ गया ये आ गया 20,000। अब इसने कहा है कि समान राशि यानी कि 20,000 रुपये पर समान दर से, दर कितनी थी हमारे पास 10%, 5 वर्षों में कितना साधारण ब्याज मिलेगा। तो यहाँ से हम सोल्व करते हैं। तो 5 दूनी 10, कितनी जीरो है 1 2 3, तो यहाँ से 10 1 2 3 जीरो लगा लेंगे। तो जो हमारे पास आंसर आया ये आया 10,000। ऐसा ही का फॉर्मूला आपको पता होगा, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं एक दिन ऐसा करूँगा कि आपको CISI के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, CI को सॉल्व करने के लगभग 5-6 कॉन्सेप्ट हैं जिससे कि CI सॉल्व हो से हैं, तो उसकी मैं एक सेपरेटली वीडियो बना दूँगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक निश्चित राशि को 3 दोस्त राजीव, केवल और अमित के बीच 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि अमित का हिस्सा केवल से 15 रुपये अधिक है तो विभाजित की गई राशि क्या होगी। तो हमारे पास दे रखा है यहाँ पर राजीव, केवल और अमित का रेशो कितना दे रखा है 2:3:7। अब इसने कहा है कि अमित का हिस्सा केवल से 15 रुपये अधिक है। अमित का हिस्सा केवल से कितने रुपये अधिक है 15, लेकिन यहाँ पर कितना अधिक है, यहाँ पर है 4 यूनिट है, लेकिन है कितना 15, तो अपॉन 4 कर देंगे। अब इसने कहा है कि इसकी कुल राशि कितनी होगी। तो कुल राशि कितनी है, इन्हें सोल्व कर लेंगे, इन्हें प्लस कर लेंगे। तो 7 3 10 और 2 12, तो 12 से इसकी गुणा करेंगे। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 4 से 12 15 तिया 45। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो 45 हमारे पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, त्रिभुज FGH में लंब GM, HN और FO P पर मिलते हैं। यदि कोण G 44 दे रखा है, H बराबर 2 कोण G दे रखा है, तो हमें निकालना है GPH। तो जिस प्रकार से कह रहा है इस प्रकार से हम सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक त्रिभुज दे रखा है FG और H, जिसमें कि GM और HN और OFP पर मिलते हैं, यानी कि GM और यहाँ से आ गया हमारे पास HN और ये आ गया हमारे पास FO। ये कहाँ पर मिलते हैं, P पर मिलते हैं। तो मैं आपको एक लंब का फॉर्मूला बता देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट लगता है इसमें कि अगर हमारे पास 3 लंब दे रखे हैं, यहाँ से एक सेकंड, यहाँ से लंब दे रखा है ABC और ये दे रखा है हमारे पास O। तो जो हमारे पास BOC होगा ये होगा 180 माइनस कोण AK। तो आप इसे याद रखिएगा कि जब भी यहाँ पर लंब का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो आपका BOC होगा वो 180 माइनस कोण AK होगा, ये होता है कोण A। तो चलिए अब हम इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर G बराबर दे रखा है हमें 44 और H दे रखा है हमारे पास G का 2 गुना, यानी कि इसका 2 गुना कितना होगा 88। तो अब हम यहाँ से F निकाल लेते हैं। तो F कैसे निकलेगा, 180 माइनस तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 12 हासिल को 1, यहाँ से आ गया ये। जब हम इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, 180 में से 132 घटाएंगे तो आएगा 8 और ये आ जाएगा हमारे पास 4, तो ये आ गया हमारे पास 48। अब हमें निकालना है GPH का मान। तो GPH का मान निकालना है हमें, तो यहाँ से निकाल लेंगे। तो 180 माइनस 48 कितना आएगा हमारे पास, 10 में से 8 गए 2 और ये आ गया हमारे पास 7 में से 4 गया 3 और 1, तो 132 हमारे पास आंसर आ गया।
तो बस इसमें आपको ये याद करना था। अगर आपको ये चीज़ पता थी तो आप इस क्वेश्चन को केवल कुछ ही सेकंड में सोल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, त्रिभुज XYZ में AB और XY पैरेलल हैं। तो एक त्रिभुज दे रखा है हमें, एक सेकंड। इसमें कहा है कि XYZ X Y और Z में AB XY के पैरेलल है। तो XY ये है, तो यहाँ पर होगा ये कुछ इस प्रकार से A और B। अब इसने कहा है कि XZ और YZ भुजाओं पर स्थित है। तो A जो है यहाँ पर XZ भुजा पर ले लिया हमने, और YZ जो है B जो है YZ भुजा पर ले लिया। अब इसने कहा है कि AX जो दे रखा है, ये दे रखा है x - 8 और पूरा XZ दे रखा है हमारे पास 2x, ठीक है। और इसी प्रकार से हमारे पास Y भी दे रखा है x - 7 और YZ दे रखा है हमारे पास 2x + 6। तो आप इसे निकालने के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम इसमें से इसे घटाएंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास x + 8, और जब हम इसमें से इसे घटाएंगे तो ये आएगा हमारे पास x, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसे, 2x + 6 माइनस करेंगे हम इसमें से x + 7, तो हमारे पास आ जाएगा x + 13, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x + 13। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ इसका, कि अगर हमारे पास एक त्रिभुज दे रखा है A, B और C, और इसके पैरेलल कोई साइड दे रखी है G और H, ये पैरेलल है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि AG का जो रेशो AB के साथ होगा वही रेशो GH का BC के साथ होगा, GH का BC के साथ होगा, और यही इक्वल टू होगा AH/AC के। तो आपने ये समझा कि जो रेशो AG का AB के साथ होगा वही रेशो GH का BC के साथ होगा, और वही रेशो AH का AC के साथ होता है, ठीक है। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट लगेगा, तो इसे हटा देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर किस प्रकार दे रखा है, तो इसने कहा है कि x का मान ज्ञात करना है। तो अगर हम इसे इस प्रकार से इधर की तरफ घुमा दें तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो हमारे पास यहाँ दे रखा है x + 8, और ये पूरा दे रखा है हमारे पास 2x, और ये दे रखा है हमारे पास x - 8, ठीक है। और जब हम इसे घुमाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x + 13, और पूरा हमारे पास क्या दे रखा है 2x + 6। तो आपने देखा कि यही इसी प्रकार बन गया। ये केवल मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए। पेपर में आप इसे यहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं और सीधा भी सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं। तो x + 8 का जो रेशो इसके साथ होगा 2x के, वही रेशो x + 13 का 2x + 6 के साथ होगा, ठीक है। तो अब हम इसे सोल्व कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2x² + 6x + 16x + 48 इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2x² और प्लस 26x। तो यहाँ से 2x² से 2x² कट जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 22। तो हम इसे इधर ले जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 26 - 22x = 48। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4x = 48। तो 4 से घटेंगे तो ये आ जाएगा 12। तो x का मान जो आ गया हमारे पास, ये आ गया 12, और हमें x का मान ही पूछ रखा था, ये देखिए यहाँ पर। तो x का मान आ गया हमारे पास 12। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस आपको भी ट्रिक याद करनी थी कि अगर ये आपको कॉन्सेप्ट याद है ABC वाला, कि अगर ये पहला दे रखा है तो इसका जो रेशो इस पूरे के साथ होगा वही इसका इस पूरे के साथ होगा, और जो ये पहले दे रखी है इनका भी रेशो इसके बराबर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, दिए गए वृत्त में रेखा AB को D पर स्पर्श रेखा DE के साथ मिलने पर बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो AB दे रखा है हमारे पास यहाँ 7, तो ये दे रखा है हमारे पास 7। DE दे रखा है हमारे पास 12, तो ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें निकालनी है BD की लंबाई। तो इसका एक फॉर्मूला है, आप इसे याद रखिएगा
कि DE स्क्वायर बराबर DB इंटू DA, ठीक है। तो इसे हम x मान लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास क्या दे रखा है, DE का मान 144 आ गया, क्योंकि 12 है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 144 आ गया। DB कितना दे रखा है हमें, x इंटू, और DA कितना है हमारे पास, x + 7। तो अब आप यहाँ पर इन्हें रख के देख लीजिएगा। तो अगर हम यहाँ पर 7 रखेंगे तो 7 से करके देखते हैं, तो 7 इंटू 14, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, इसकी गुणा करेंगे तो 64 से 98 बैठ रहा है, तो ये नहीं है आंसर। तो अब हम इसके बाद 9 रखेंगे, तो 9 इंटू 16, तो 16 में 144, तो यही हमारे पास आंसर आ गया, जो कि हमारा आंसर है। तो आप इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं। बाकी आप इसकी इक्वेशन बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि लेंथ ही बैठेगा, तो आप इसमें वैल्यू पुट ही करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 45 भुजाओं वाले एक समबाहुभुज के अंतःकोण की माप क्या होगी। तो यहाँ पर हमें पूछ रखा है कि 45 भुजाओं वाले एक समबाहुभुज के अंतःकोण की मान क्या होगी। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि एक समबाहुभुज के बाह्य कोण का मान कितना होता है। तो एक समबाहुभुज के सभी बाह्य कोण का मान होता है 360। तो प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, 360/n। हमने मान लिया कि n भुजाएं थी, तो n भुजाओं के जो बाह्य कोण थे ये थे 360, तो प्रत्येक कोण कितना निकल गया, 360/n। तो इसी प्रकार से जो हमारे पास भुजाएं दे रखी है वो n ना देकर कितनी दे रखी है, 45। तो यहाँ से हम इसे काट लेंगे, 9 × 45, 9 × 36 और 5 × 8 40। तो जो प्रत्येक कोण आ गया बाह्य, ये आ गया 8, ठीक है। तो 8 डिग्री हमारे पास प्रत्येक बाह्य कोण आ गया। अब आप इसमें एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि बाह्य कोण प्लस अंतःकोण, बाह्य कोण प्लस अंतःकोण जो होता है ये 180 के बराबर होता है, ठीक है। तो हमारे पास बाह्य कोण कितना दे रखा है, 8, और ये आ गया हमारे पास अंतःकोण, जिसे कि हम a मान लेते हैं, तो 180। तो प्रत्येक अंतःकोण कितना आ गया, 180 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो आ गया हमारे पास 172। तो यही हमारा आंसर है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि प्रत्येक बाह्य कोण जो होता है वो 360/n के बराबर होता है, यानी कि जो बाह्य कोणों का मान होता है वो 360 होता है। और आप एक फॉर्मूला याद ये रखिएगा कि बाह्य कोण प्लस अंतःकोण का जो मान होता है वो 180 के बराबर होता है। ये प्रत्येक बाह्य कोण होता है, प्रत्येक बाह्य कोण प्लस प्रत्येक अंतःकोण का जो योग होता है वो 180 के बराबर होता है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, एक सेकेंड, यहाँ दे रखा है एक ठोस बेलन का आयतन 2002 सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसके आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और पाई का मान दे रखा है 22/7। तो आप इसे पहले खुद से सॉल्व करिएगा, फिर इसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो बेलन का आयतन होता है πr²h। तो ये आया किस प्रकार से, ये मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आए। तो ये हमारे पास एक बेलन है और इस प्रकार से हमारे पास इसकी ये हाइट है। तो ये तो हमारे पास हाइट आ गई, ये इसकी रेडियस है। तो आपने अपने घर में सिलेंडर देखा होगा, तो जब आप उसे सिलेंडर को नीचे से देखेगा तो वो पूरा गोल होगा। तो जो गोले का आयतन होता है वो कितना होता है हमारे पास, πr²। तो जो बेलन का आयतन होता है हमारे पास ये होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ये होता है बेलन का आयतन। तो आधार का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, πr², और हाइट कितनी है, h। तो इस प्रकार हमारे पास फॉर्मूला क्या बना बेलन के आयतन का, πr²h, ठीक है। तो πr² हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास 2002। हमें निकालना है आधार का क्षेत्रफल, यानी कि हमारे से πr² पूछ रखा है। तो h हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 13। ये देखिए यहाँ पर 13 दे रखा है, = 2002। तो अब हम इसमें से इसे काटेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 13 कम 13, 7 बज गए, 13 पंजे 65 और 5 बज गए, 13 चौके 52। तो 154 हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो आप बेलन का आयतन ध्यान रखिएगा, बेलन का आयतन होता है πr²h, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी tan और कोट दे रखा हो हमें, तो थीटा का मान हम यहाँ पर 45 लेंगे। तो चलिए हम इसमें रख के देखते हैं इसे। तो tan 45 का मान होता है 1 माइनस साइन 45 का मान होता है हमारे पास 1/√2। तो 1/√2 और 1/√2 को गुना करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस tan 45 का मान होता है 1 और कोट 45 का मान भी होता है 1। तो आप एक टेबल आती है इसके ट्रिग्नोमेट्री की, आप उसे ध्यान से याद कर लीजिएगा क्योंकि वो पेपर में बहुत काम आती है। और जितने भी आपको ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो उसी टेबल से मिलते हैं ज़्यादातर। तो आप उस टेबल को याद करिएगा, तभी आप क्वेश्चन जो है जल्दी सोल्व कर पाएंगे। तो हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो 1 में से आधा घटाएंगे तो हमारे पास हाफ आ जाएगा अपॉन 4। तो हमारे पास जो वैल्यू बनी ये बनी 1/8। तो अब हम इस 45 को इन चारों में रख कर देखेंगे कि किस में 1/8 बन रहा है। तो कोसेक 45 का मान तो √2 होता है, तो इसमें फ्रैक्शन तो बनेगी नहीं, इसे हटा दीजिए। ये पर हमें देखा है कोस 45। तो कोस 45 का मान होता है हमारे पास 1/√2। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कोस 45 की पावर 4 आ जाएगा हमारे पास 1/4। तो ये नहीं हो सकता। इसके बाद हम बात करते हैं साइन की पावर 6 की, ये हो सकता है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/√2 इंटू 1/√2। इसे हम यहाँ पर 6 बार लिखेंगे क्योंकि साइन की पावर 6 है हमारे पास। तो यह आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो कितना है हमारे पास 1/8। तो यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर आ रहा था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हो, इन्हें समझाने का मेथड आपको पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी ऐसे क्वेश्चनों को समझें। और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप सर्च करेंगे नौकरी स्टेशन, तो आपको हमारा वहाँ पेज दिखाई देगा। तो आप वहाँ जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब से जितनी भी वैकेंसी आती है उनकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती है। आपको हमारे चैनल के माध्यम से भी गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती है। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।